मेरी शादी एक अमीर परिवार में होने वाली थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं पुराने प्रेमी की कहानी की वजह से मेरी शादी टूट ना जाए। इसीलिए शादी से पहले ही डर की वजह से मैंने अपनी बहन को चादर लेकर बाहर भेज दिया था और कल किसी बहाने से पीछे से मैंने अपने पुराने प्रेमी को मैसेज किया कि मुझे यहाँ से ले जाओ। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन शादी के बाद मुझे अपनी बहन की चिंता होने लगी। जब पति कमरे में आए और जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया, मेरी जान चली गई, क्योंकि उन्होंने तो मेरा नाम पीना है। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। मेरे पिता शहर में बंगले पर माली का काम करते थे और मेरी माँ एक दर्जी का काम करती थी। हम 3 भाई थे और एक भाई और एक बहन अपने भाई से बड़ी थी। बहन, जब मैं छोटी थी तो हम इस तरह से रह रहे थे कि दिन में 2 बार खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे इस बेचारी से नफरत होने लगी। मैं अक्सर भगवान से शिकायत करता कि मुझे इस गरीब घर में रहना पड़ रहा है। तुम क्यों पैदा हुए? मेरे सभी भाई बहन इस गरीबी में खुश थे, लेकिन मैं इस गरीबी से ऊपर उठ गया था। मेरे सपने बड़े थे और वे क्यों नहीं थे? मैं थी इतनी सुंदर थी। मेरी दादी कहा करती थी कि तुम्हें कभी महल में पैदा होना चाहिए था। कभी कभी मुझे लगता था कि यह छोटा सा घर मेरे व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है। मैं अपने भाई बहनों में सबसे लाडली थी, इसीलिए मैं सबकी लाडली थी और मोहल्ले का हर लड़का मेरी खूबसूरती पर फिदा था। मुझसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मैं तो किसी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। पढ़ाई के बहाने मैं अपने दोस्तों के साथ घंटों बाहर रहती थी। वैसे भी अपनी दोनों बहनों की तुलना में मैं अलग स्वभाव का लड़का था। स्कूल में भी एक गरीब लड़की थी। वह दोस्त नहीं बनाती थी और मैं सिर्फ हमारे घर की लड़कियों से दोस्ती करता था। मैं उसके इर्द गिर्द घूमता था और उसके जैसा जीने की कोशिश करता था। वह घर में किसी को छूती नहीं थी, बल्कि अपना सारा समय सपनों को पूरा करने में बिताती थी। समय ऐसे ही बीतता गया। मैं हमेशा यही सोचता था कि काश मैं अमीर होता, मेरे पास भी कुछ दौलत होती। मैं गाड़ियों में घूमता था। मैं हर दिन नए नए तरीके सोचता था, कैसे मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, ताकि मुझे इस गरीबी से मुक्ति का सुकून मिल सके। लेकिन हर बार मुझे असफलता का ही सामना करना पड़ता था। फिर मैंने स्कूल के बगल वाली दुकान वाले से दोस्ती कर ली। इसका फायदा यह हुआ कि मैं उससे कभी भी मुफ्त समाज सेवा लेने लगा। इस तरह मेरी उससे और मोहल्ले के कई लड़कों से दोस्ती हो गई। मैं हर रोज सबको प्यार मोहब्बत के झूठ बोलने से फुर्सत पाती और किसी न किसी लड़के के साथ घूम लेती, फिर उनसे नई नई फरमाइशें करती। सब कुछ छुपाती, इसीलिए घर में किसी को शक भी नहीं होता। मतलब पता चलने पर मैं उन लड़कों को छोड़ देती थी। एक बार एक लड़का बहुत गंभीर हो गया था। अगर मैंने उसे धमकी नहीं दी तो वो मुझे छोड़ देगा, नहीं तो मैं पूरे मोहल्ले में शोर मचा दूंगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब मुझे किसी बड़े से ठोकना था। कुछ ऐसा करना था कि मेरी जिंदगी मेरे इस बेचारे आशिक ने बर्बाद कर दी। ये उन दोनों की बात है। जब मैंने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद जिद करके कॉलेज में एडमिशन लिया था। कॉलेज की रंगीन दुनिया ने मेरे सपने को और बढ़ावा दिया। मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे दौलत मेरे हाथ से छूट जाए। मेरे कुछ दोस्त भी यही करते थे। मैं भी सोचने लगा कि मुझे किसी अमीर लड़के से दोस्ती करनी चाहिए, और फिर मुझे एक सुनहरा लड़का मिल गया। एक दोस्त ने मुझे बताया कि हमारे मोहल्ले में एक सुंदर लड़का जेल में रहने के लिए आया है, लेकिन मैंने यह सोचकर उस पर ध्यान नहीं दिया कि इस गरीब मोहल्ले में हमें ज्यादा दिन तक रहने के लिए कोई लड़का नहीं मिलेगा। शाम को जब मैं छत पर गया तो मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने घर की छत लेटी हुई थी, जहां एक लड़का किसी से फोन पर बात कर रहा था। वह देखने में किसी अमीर घराने का लग रहा था और सुंदर भी था। मैं मन ही मन कम सोचने लगी।
सोचा कि अगर इस लड़के से दोस्ती कर लूं तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मैं यही सोच रही थी, तभी नीचे से आवाज आई, मैं तुम्हारी तरफ बढ़ी। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम भी मुझे ही देख रही हो और फिर यह सिलसिला शुरू हो गया। मैं रोज रात को हवा लेने के बहाने छठ करने चली जाती थी। जब भी मैं जाता था तो वह संगीत मुझे देखकर मुस्कुराता था और मैं भी मुस्कुराता था, लेकिन अब तक हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। एक दिन मैं कॉलेज से 10 बजे निकलता था। जब मैं बाहर आया तो मेरी माँ मुझे कपड़े दे रही थी। मुझे देखकर बोली, बेटा नाश्ता करने के बाद छत पर कुछ कपड़े सुखाने दे देना, कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है। यह सुनकर मैं बाल्टी लेकर छत पर आ गया। पास की गलियों में पतंगे उड़ रही थी। तभी अचानक एक पतंग अपनी मर्जी से आ गई। दोनों मिलकर हमारी छत पर आकर फंस गए। मैंने पतंग छुड़ाने की कोशिश की तो देखा कि उस पर एक फोन नंबर लिखा हुआ था। सामने देखा तो वही किराएदार लड़का छत पर खड़ा था। उसने अपना नंबर और नाम लिखकर भेजा था। इसका मतलब था कि पतंग यहाँ जानबूझकर की गई थी। मैंने इधर-उधर देखा और कोई नहीं दिखा तो मैंने भी नंबर वाला हिस्सा मोड़कर अपने जबड़े में रख लिया और पतंग नीचे फेंक दी। जब मैं घर में आई तो मेरा दिल जोर-जोर से धड़कने लगा, क्योंकि यह ऐसा ही था। यह पहली बार होने जा रहा था। इससे पहले मैंने किसी अनजान लड़के से बात नहीं की थी। मैंने अपनी माँ से उसका मोबाइल मांगा और कहा कि 2 से बात करने के बाद मुझे बॉस से होमवर्क के बारे में पूछना है। मैं कमरे में आ गई, दरवाजा बंद किया और राकेश से बात करने लगी, जो मैं हर रोज करती थी। समय उदास था। अब मुझे कुछ-कुछ दिखने लगा था। जब भी राकेश मेरी तारीफ करता तो मैं खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करती। धीरे-धीरे मेरा ध्यान पढ़ाई से हट गया। मैं हर रात राकेश से बात करने के लिए दिन के रात होने का इंतजार करती। एक दिन उसने बटन पर ही मिलने की इच्छा जाहिर की। पहले तो मैं थोड़ा झिझका, लेकिन प्यार से मनाने पर मेरी माँ मान गई कि वह मेरे कॉलेज जाएगा और वहाँ से हम शहर के किसी बगीचे में मिलेंगे। मैं रोज की अपेक्षा आज सुबह जल्दी उठ गया। आज मैं पूरे मन से तैयार होने लगा और माँ बहनों से कहा कि आज कॉलेज में कोई फंक्शन है, जिसके कारण मुझे आने में डर लगेगा। ऐसा लग रहा था जैसे माँ कुछ कहना चाहती थी पर मेरा मूड खराब न हो इसलिए वो चुप हो गई और फिर प्लेन में चली गई। इसी तरह हम दोनों कॉलेज से बाहर निकले और गार्डन में पहुंच गए। उन्होंने मुझे एक मोबाइल फोन और कुछ दूसरी चीजें गिफ्ट में दी। काफी समय बीतने के बाद उन्होंने मुझे कॉलेज के पास लाकर छोड़ दिया। वहां से मैं घर गया और उसके दिए हुए सारे सामान को एक ब्रीफकेस में रख कर लॉक कर दिया। जब सब सो गए तो मैंने धीरे से मोबाइल निकाला और ऑन कर दिया। राकेश ने मुझे सिम कार्ड डाल कर दिया था। मैंने उसे चुपके से रख लिया था और कल ही मैंने अपना मोबाइल ले लिया। तब से हम पहले से ज्यादा बातें करने लगे। उसने बताया कि वो मुझे बहुत महंगे-महंगे कपड़े देता था और फिर उसे अपने पैसों के अलावा उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती थी। इन तीनों में से मेरी बहन की शादी एक किराने की दुकान चलाने वाले लड़के से हो गई। 1 महीने के अंदर ही मेरे पिता की शादी हो गई। बचपन से ही एक दोस्त ने अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगा था, लेकिन मैं हमेशा अमीर घराने से ताल्लुक रखने का सपना देखता था। इसीलिए जब भी मेरी शादी की बात होती थी तो मैं साफ मना कर देता था। अमन राकेश के रिश्तेदार का बेटा था। मैंने उसे अपनी बहन की शादी में देखा था। वो मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। मैंने उसे अपनी बहन की शादी में देखा था। वो मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। उसके पिता एक बिजनेसमैन थे और बहुत अमीर थे, इसलिए अमन मेरे लिए बेहतर था। अब मैं राकेश से पीछा छुड़ाने की प्लानिंग करने लगी। राकेश समझ गया था पर छोड़ने को तैयार नहीं था।
अब तक उसने मुझ पर पैसे खर्च किए थे इस उम्मीद में कि मैं उससे शादी करने वाली हूँ, पर अब मैं भी पीछे हटने लगी थी और नए नए बहाने बनाकर मैं अपनी बहन के घर घूमने चली जाती थी ताकि वहाँ शांति रहे। पर दूर दूर तक कोई नहीं था। सुकून जहाँ अमन खड़ा होता है, मैं जानबूझकर उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती हूँ। अमन भी समझने लगा था कि मैं उसमें दिलचस्पी लेने लगी हूँ। दूसरी तरफ मैं अभी भी राकेश के साथ थी, पर अब अमन की वजह से मैंने उससे बातचीत कम कर दी थी। वह अच्छा लड़का था, इसलिए उसने हार मान ली थी। मैंने सोचा कि अमन से शादी कर लेनी चाहिए, इसीलिए उसने खुद ही कोशिश शुरू कर दी। बहुत जल्द उसके घरवाले रिश्ता लेकर हमारे घर आ गए। मेरे पिता चाहते थे कि मेरी शादी उनके दोस्त के बेटे से हो जाए। मेरी शादी हो गई, लेकिन मेरी जीत के आगे उन्होंने हर कदम पीछे खींच लिया और मेरी शादी अमन से हो गई। मैं आमिर परिवार में थी, लेकिन मुझे मिला की चिंता थी कि अगर उसे पता चल गया तो मोहल्ले में बवाल मच जाएगा। मुझे राहत मिली कि खबर तो ऐसे ही मिलने वाली थी। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे पता न चले, लेकिन एक दिन वह आया और जब मैंने फ़ोन किया तो बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा कि मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी किसी अमीर घराने में हो रही है। मैंने झूठ बोला कि मेरी छोटी बहन मुझसे रिश्तेदार है और मेरी तुमसे शादी नहीं हुई है। यह सुनकर मुझे संतोष हुआ और लगने लगा कि मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुमने किसी और की बड़ी बहन के बारे में सोचा तो तुम्हारे घर वालों को सबको सच बता देना चाहिए। मैं तुमसे सच बोलूंगी, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ाया, फोन बांधा और सोने लगी। अब उसे मुझसे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। घर आकर मेरी पाल खोलनी पड़ेगी। शादी का दिन करीब आ रहा था। मेरे दिल में डर भी लग रहा था कि अगर राकेश को पता चल गया तो उसका क्या होगा। मुझे दी गई धमकी के कारण डर लगने लगा। मैंने खुद को घर से बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन का नाश्ता नजदीक आता गया, मेरी परेशानियां बढ़ती गईं। इस दौरान मैंने फोन पर उससे रिश्ता तोड़ लिया। वह मुझे हर दिन फोन करता था, लेकिन मैं अपनी शादी के दिन आ गई। मुझे चिंता थी कि राकेश की वजह से मेरी शादी टूट सकती है और वह आकर सबको कहानी सुना देगा। अगर उसकी धमकी सच साबित हुई तो न सिर्फ मेरी शादी टूट जाएगी बल्कि मेरी बदनामी भी होगी। आखिरकार मैंने एक योजना बनाई और शादी से पहले मैंने उसे मैसेज किया कि मेरे घरवाले मेरी और मेरी बहन की शादी करवा रहे हैं। मैसेज पढ़कर मैं चिंतित हो गया। मैंने उससे मना करने को कहा। मैंने उसे जवाब दिया कि नहीं, हम भाग जाएंगे। जो आया और मुझे ले गया और खाना खाने लगा, बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। उसे मैसेज करके मैंने अपनी बहन से कहा कि यह चादर लेकर घर के पीछे की तरफ चली जाओ। यह सुनकर वह हैरान हो गई कि मैं वहां क्यों जाऊं, तो मैंने उसके सामने ही कहा, हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आज ही मुझे बच्चा दे दो। बच्चा पैदा करने की मेरी शक्ति सिर्फ तुम ही हो। मैंने अपनी बहन को सारी बात बताई और उससे मदद मांगी। पहले तो वह मुझ पर गुस्सा हुई और फिर मदद करने से मना कर दिया। मैं उसके पैरों में गिर गया और मदद मांगी। आखिर में मैं अपनी माँ के पास गया और उनसे कहा कि इस चादर से मुंह ढक लो और राकेश जैन के साथ चले जाओ। फिर जैसे ही मेरी शादी होगी, बारात निकाल कर वापस चले जाएंगे। मैंने सोचा था कि एक बार शादी हो जाए तो वो मेरी कुछ हो जाएगी। वैसे भी मुझे शादी करके यहाँ से चले जाना था। वो लोग इतनी दूर थे कि न तो मेरा पीछा कर सकते थे और न ही मुझे ढूंढ सकते थे। मेरी बहन को मुझ पर दया आ गई। वो मुझे लेकर अपना चेहरा छिपाते हुए कमरे से बाहर चली गई। राकेश घर के पिछले हिस्से से पहले ही आ चुका था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि सामने के दरवाजे से जाकर कोई ड्रामा हो। मैंने अपने हिसाब से एकदम परफेक्ट प्लान बनाया था।
मेरी बहन को कमरे से बाहर निकालने के बाद वो बहुत डर गई थी। इसीलिए अब मुझे परेशानी होने लगी। कुछ देर डरने के बाद मैंने बाहर शोर सुना कि बारात आ गई है। 1 घंटे बाद पंडित जी और मेरे घरवाले मेरे कमरे में आ गए। कुछ देर डरने के बाद शादी हो गई। मेरी विदाई शुरू हो चुकी थी। मैंने घूंघट हटा लिया। यह शादी के दिन हुआ। मेरी बहन संगीत गा रही थी। मेरे पिता तुरंत बाहर चले गए। अब मुझे नहीं पता कि आप कहाँ थे। खैर ज्यादा नहीं सोचा और मेरे घर आ गए। मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। बहन के बड़े भाई के बारे में सोच रही थी। कहानी ये थी कि राकेश ने उसे शायद नुकसान पहुंचाया होगा और वो डर गई थी। बाद में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे पति कमरे में दाखिल हुए और मेरे सामने बैठ गए। मैं शर्म से झुककर बैठने ही वाली थी कि उन्होंने जैसे ही बर्तन उठाया, मेरी जान ले ली। मैं जाकर खड़ी हो गई और मेरे सामने चिल्लाने लगी, मेरा दूल्हा न तो अमन था और न ही राकेश, मैं कोई और लड़का था। मैं डरकर पीछे हटने लगी और चेक करने के बाद पूछने लगी कि तुम कौन हो, तो वो मुझे देखकर डर गए और कहने लगे कि मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ और तुम मेरी दुल्हन हो, मुझे देना होगा। उसका शब्दों ने मुझे संदेह में डाल दिया कि वह सामान्य है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी शादी एक कमजोर व्यक्ति से हुई है, लेकिन वह मेरा नाम नहीं जानता था। तुम्हें कैसे पता? मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे दूल्हे कैसे हो सकते हो? अमन कहाँ है? मैं चुप हो गई, फिर ताली बजाते हुए खाने लगी कि दूल्हा भाग गया। हाँ हाँ, दूल्हा भाग गया। तुम गंदी दुल्हन थी इसलिए दूल्हा भाग गया। मैंने उसे धक्का देकर वापस भगा दिया और कमरे से बाहर आ गई। ये वो घर नहीं था जहां अमन राहत था, ये कोई और घर था। तो क्या सजा हुई? अमन के जन्मदिन पर मेरी शादी किसी और से हो गई। मेरा दिमाग चकराने लगा। मैं इधर उधर देखने लगी पर कोई नहीं था। मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी। मैंने जाकर सारे टैक्स चेक किए, लेकिन मैं इतने बड़े घर में अकेली थी। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैंने चिल्लाकर पूछा कि कोई है क्या? मेरे चिल्लाने की वजह से किचन से एक औरत बाहर आई। मैंने पूछा, इस घर में कौन है? कैसे नहीं, मेरे कमरे में कौन है? और नौकरानी मुझे खाने लगी। साहब, आप छोटे साहब की बीवी हो। आपकी शादी उनसे अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है। मैं खुद अपने सीने में मौजूद थी, रो रही थी। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शादी करने जा रही हूँ। अमन से पूछा तो कौन और कहाँ से आया मुझसे शादी करने? जितना मैं सोचती उतना ही उलझता। अगर अमन मेरे साथ नहीं होता तो राकेश से शादी कर लेता, पर कौन है वो जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा? मैंने घर से बाहर जाने की कोशिश की पर दरवाजा बाहर से बंद था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा अपहरण कर लिया हो। नौकरानी मुझे खाने लगी। सर, छोटे साहब की बहन ने कहा था। कहानी कहाँ से नहीं मिलती। अचानक मेरा दिमाग घूम गया और मैंने अपने घर फोन किया। मेरी माँ ने फोन उठाया और मुझसे कहा कि तुम हमारे लिए माँ बन गई हो। आज के बाद दोबारा फोन मत करना। जितनी बेइज्जती हमें तुम्हें सहनी पड़ी, वो सब सह लिया। अब क्या? जिसने अभी फोन किया है, आज के बाद कल जो फिर हमसे मिलने की कोशिश की, उससे सावधान रहना। यह सुनकर मैं चौंक गई। मेरी माँ के बटन से साफ पता चल गया था कि उन्हें मेरी असलियत पता चल गई है, लेकिन मैं हैरान था कि कैसे बाजी पलट गई। मैंने अपनी योजना बड़ी चतुराई से बनाई थी। मैंने एक एक करके अमन और राकेश को फोन किया, लेकिन दोनों ने ही मेरे दिन को अच्छा नहीं माना। जब मैंने अपनी बहन को फोन किया तो वह मुझ पर गुस्सा होने लगी और बोली, तुमने मेरी ससुराल में घुसकर मेरी हत्या कर दी। संगीत, मैंने एकजुट होकर अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो मेरी किस्मत भी मेरा साथ छोड़ने लगी। मैं यह सोचकर सोने लगी कि मेरे साथ क्या हुआ।
सबसे बड़ी बात यह हुई कि मेरी शादी एक पागल आदमी से हो गई। मैं कमरे में गई तो वह बिना कुछ कहे खुशी से ताली बजाने लगा। मैंने उसे धक्का देकर अपने से दूर कर दिया और वह पागल हो गया और मुझ पर हमला कर दिया। मैं भागकर दूसरे कमरे में चली गई और कमरा बंद कर लिया। कुछ डर के बाद मैंने अपनी छोटी बहन को फोन किया और कहा कि सुबह ए मुझसे मिलने गई। मैं जानना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ और जब सुबह हुई तो मैंने बेचैनी से पूछा कि क्या हुआ था। मेरी हालत और चेहरा देखकर वह दुखी हो गई। वह मुझे पूरी कहानी बताने लगी और छोटी बहन, जब कल तुमने मुझे पिछवाड़े में चादर फेंक कर मारने के लिए कहा था, तब समय ने मुझे देख लिया और हंगामा मचा दिया। मैं भी बार बार यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन मेरे बिना मैसेज किए ही समय खाने लगा। मैंने कहा था कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। इस बीच घर के बाकी सब लोग इकट्ठे हो गए। बा ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं घर से भाग रही हूँ। फिर जब मैंने मामला बिगड़ता देखा तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कह दिया कि हाँ, मैं घर पर ही हूँ। वो भाग रही थी लेकिन राकेश ने शोर मचा दिया। वो खाना खाने लगा। मुझे ये नहीं पता, मैं बीना को लेने आया हूँ। अमन वहीं था। वो राकेश की बात मानने लगा। राकेश ने अपने मोबाइल पर घरवालों को तुम्हारे सारे मैसेज दिखाए और तुम दोनों की तस्वीर। संगीत ऐसा न करने पर उसकी तबीयत खराब हो गई और फिर माँ की एक सहेली ने अपने पागल भाई से रिश्ता जोड़ा। बात इज्जत की थी, इसीलिए पिताजी ने शादी करके तुम्हें विदा कर दिया था और कह रहे थे कि अब तुम हम सबकी माँ बन गई हो। तुमने हमारे साथ बहुत कुछ किया है, हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तुमने अपनी दौलत के लालच में हमें बदनाम भी किया है। मैंने ये सब बातें सुनी हैं कि मेरी बहन पर टैक्स लग गया और मैं कुछ कहने के काबिल भी नहीं है। नहीं, इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे अपने किए का एहसास होने लगा। वाक्य मैंने अपने लालच और मूर्खता के कारण बहुत से दिल तोड़े हैं। किस्मत ने मुझे न राकेश के लायक छोड़ा और न ही अमन के। ये मेरा लालच और धोखा है। सजा ये हुई कि मेरी शादी एक सामान्य आदमी से हुई। वो मुझसे 3 साल बड़ा था पर दिमाग एक बच्चे जैसा था। पर इस पूरे समय एक बात मुझे परेशान कर रही थी कि मेरा पति पागल है पर नाम कैसे जान सकता है। अगली सुबह मेरे पति की बहन आई और मुझे देखकर खाना खाने लगी। मैंने पूछा कि ये तुम्हारा पति कौन है। मैंने अपने पति को ध्यान से देखा तो लगा जैसे ये कहानी मैंने पहले भी देखी है, पर मुझे अपनी भाभी याद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा, ये तो मेरा भाई अमर है जो 4 साल पहले पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था। तुमने इसे अपने प्यार में फंसा रखा था, फिर जब तुमने इसे धोखा दिया तो ये बर्दाश्त नहीं कर सका और ये ऐसा हो गया। और तुम तो आज भी मुझे याद नहीं वो कौन है। मुझे याद है वो वक्त जब ट्रिक में पड़ती थी और अपने छोटे से नफरती से कहती थी शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारी शादी अपने भाई से करवा दी, वरना पूरे मोहल्ले के लड़कों ने गवाही दी थी कि तुम एक लड़के हो और अपने पिता की जान लेने वाले थे। तो तरस खाकर मैंने अपने भाई से शादी करवा दी, तुमसे शादी की और उसका सम्मान किया। अब तुम मेरे भाई के साथ ही रहोगी। अगर तुम उसे छोड़ दोगी तो मैं उसे तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। तुम ही इस स्थिति में पहुंची हो, अब इसे भी ठीक करूंगी। मुझे गुस्सा आया। इस तरह जेल जाना मेरी किस्मत में था। मुझे इस बात का दुख भी था कि एक जवान लड़का मेरी वजह से पागल हो गया। मैंने अमर को अपनी किस्मत मान लिया और कसम खा ली कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। अब मुझे एक अच्छी लड़की की तरह जीना है। मुझे अच्छा घर और दौलत तो मिल गई थी, पर इज्जत तिरस्कार के साथ मिली थी। वो मैंने साक्षी बनकर पाई थी। अब मुझे दर्द होता था ये सोचकर कि मैं कितनी गलत थी। मेरी छोटी बहन की शादी 1 साल बाद अमन से हो गई और वो बहुत खुश थी। उसे सब कुछ बिना मांगे मिल गया।
संगीत। मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ तुम हो। कब तक गुस्सा करोगी जब देखूंगी कि बादल बन गई हो। तुम मुझे माफ करोगी। मैं अपनी कहानी से ये सीख देना चाहती हूँ कि लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है। इसे जिंदगी भर की खुशियों के लिए गिरवी नहीं रखना चाहिए, वरना समाज उन्हें जीने नहीं देगा। अब मेरी बस यही कोशिश है कि मेरे पति ठीक हो जाएं, ताकि मैं उन्हें माफ कर सकूं। अगर मैं उनसे पूछूंगी तो मलिक भी मुझे माफ कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें।